और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। संघ पदाधिकारियों से सीएम धामी मुलाकात कर चुके हैं और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान केंद्रीय नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि संघ पदाधिकारियों से सीएम धामी ने मुलाकात की और समसामयिक विषयों पर चर्चा की, यानी कि करंट विषयों पर चर्चा हुई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की। और आज वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। और दिल्ली से ही खबर, जहां तेजस्वी सूर्या से सीएम धामी ने मुलाकात की है। तेजस्वी सूर्या और उनकी पत्नी से मुलाकात की। नवदंपति को सीएम ने आशीर्वाद दिया। बीजेपी सांसद भी हैं तेजस्वी सूर्या। ये तस्वीरें सामने आई है मुलाकात की, जहां तेजस्वी सूर्या से सीएम धामी ने मुलाकात की है। उनकी पत्नी से भी मुलाकात की। नवदंपति को सीएम ने आशीर्वाद दिया है। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड उद्यमी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। उद्योग विभाग ने उद्यमी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान में हो रही निरंतर वृद्धि के लिए उद्योग विभाग की सराहना की। उत्तराखंड में वातावरण औद्योगिक अनुकूल है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 लाख करोड़ के एमओयू में से 90,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। और उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगने वाला है। माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते यानी कि नवरात्रि में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही संगठन के नेताओं को भी सरकार में दायित्व दिया जाना है, जिसकी लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि संगठन, मुख्यमंत्री और केंद्र के स्तर पर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। नमस्कार। जो संगठनात्मक रूप से हमारे संगठन के लोगों की और हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत चल रही है और हो चुकी है। ये तो तय हुआ है कि पुराने कार्यकर्ता, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवाएं की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को उसमें चिन्हित किया जाएगा। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन विपक्ष सरकार की अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कोई चीज अवैध हो रही है तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करते। समाज के सुधार के लिए नहीं बल्कि वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। कोई चीज़ अवैध हो रही तो उसका कांग्रेस समर्थन नहीं करती। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर शिक्षा के उन्नयन के लिए काम हो रहा है तो सारे स्कूल, मदरसे, सब में एक सी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से कि आपने एक ऐसा पत्र जारी किया था जिसमें कहा था कि हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने ऐसे विद्यालय हैं आपके सरकारी विद्यालय जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी बाउंड्रीज पूरी बन चुकी है और उनमें शौचालय और पानी की व्यवस्था है? ये इनको उत्तर देना होगा, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को कुटुंब अभियान के जरिए कांग्रेस एकजुट करने में जुटी है। लेकिन इन तैयारियों के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के एक वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस असहज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी इस चिट्ठी में करण महारा ने पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। प्रीतम सिंह ने इस पत्र को गैर जरूरी बताया है, तो वहीं करण महारा ने इसे पार्टी में रहकर पार्टी का नुकसान करने वाले नेताओं की करतूत बताया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। महारा का प्रीतम पर लिखा पत्र वायरल। सतह पर कांग्रेस की भीतरी उथल पुथल। वायरल पत्र से कांग्रेस की किरकिरी। पीसीसी चीफ पर बीजेपी की चुटकी। उत्तराखंड में कांग्रेस जोर शोर से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी है।
पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जहां कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रही है, वहीं कुटुंब कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को साथ लाकर एक्टिव किया जा रहा है। 20 मार्च को कांग्रेस भवन में इस कार्यक्रम को लेकर पीसीसी चीफ करण माहरा ने पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया। लेकिन इस कवायद के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के वायरल पत्र से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। ये पत्र 2023 का बताया जा रहा है, जिसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया था। पत्र में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चकराता विधायक प्रीतम सिंह पर पार्टी के कामकाज में सहयोग नहीं करने का आरोप है। चिट्ठी में प्रीतम सिंह पर आरोप लगाया गया है कि वो बिना पद के सत्तारूढ़ भाजपा से सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। साथ ही प्रीतम सिंह पर पार्टी को असहज करने वाले नकारात्मक बयान देने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस पत्र को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस नेता दीप वोहरा ने इसे शेयर कर नाम लिए बगैर प्रीतम सिंह का पक्ष लेते हुए इशारों में काफी कड़े शब्दों में निशाना साधा है। वहीं इस वायरल पत्र को लेकर प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र है, लेकिन उनके विचार से ऐसे किसी पत्र को लिखने की जरूरत नहीं थी। वहीं करण माहरा का कहना है कि कुछ लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का नुकसान करते हैं और ये वायरल पत्र उन्हीं की करतूत है और समय आने पर ऐसे सभी लोगों से हिसाब लिया जाएगा। लोकतंत्र है कांग्रेस में, आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर भेजी है तो बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ पत्र भेजने की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। जो बात मैंने कही थी वो तो सब जगह छपी थी। मैंने कहा कि हम इस समय व्यस्त हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। एक मैसेज गया था 20 तारीख की बैठक से, और कांग्रेस आपके कुटुंब कांग्रेस के तहत हमने एक हरीश बिरमानी जी के यहाँ डिनर रखा था, जिसमें सभी वरिष्ठ जन शामिल हुए, विधायक शामिल हुए। उससे कुछ लोगों के पेट में दर्द हुई, जो कांग्रेस में हैं तो सही, लेकिन कांग्रेस का जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला तो उनके पेट में दर्द हो जाती है। और 20 तारीख के जस्ट बाद ही ये घटनाएं घटी हैं। आप अगर ध्यान दें, चाहे वो कमलेश रमन जी का बयान है, चाहे वो दीप वोहरा जी की प्रोफाइल में है, या कुछ अन्य लोग, हम सबके स्क्रीनशॉट्स रख रहे हैं और समय आने पर, उचित समय आने पर सब चीज़ का हिसाब भी करेंगे। इस वायरल पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि माहरा के इस वायरल पत्र से साफ है कि कांग्रेस नेता एकजुटता दिखाने का कोई भी कार्यक्रम कर लें, लेकिन उनकी आपसी रार दूर होने वाली नहीं। अब वो कोई भी अभियान चलाए, लेकिन उसकी हकीकत जनता को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से उनमें आपसी सर फुटबॉल हो रहा है, और एक परिवार की नजर में अपने आप को साबित करने की जो होड़ कांग्रेस में लगी है, अंतत्व गत्वा यही होड़ जो है उसके खात्मे का कारण बनेगी। 2022 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रीतम सिंह ने तत्कालीन प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर लगातार निशाना साधा था, जिससे पार्टी असहज हो गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी प्रीतम सिंह पर जवाबी हमला बोला था, और अब 2023 का माहरा का प्रीतम सिंह पर आरोप लगाने का पत्र वायरल हो रहा है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रीतम के बयानों से नाराजगी के कारण माहरा ने प्रीतम पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजा। हालांकि माहरा इसे पार्टी के कुछ नेताओं की करतूत बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। देखना होगा कि इस पुराने वार पलटवार की टीस से भरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुटुंब अभियान के जरिए कितने एकजुट होते हैं और भविष्य में बीजेपी की चुनौती का सामना किस तरह से कर पाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के घर से लाखों की चोरी हुई है, जिसका इल्जाम उन्होंने अपने कुक पर लगाया और उसे मारपीट कर भगा दिया। लेकिन थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया और न ही कोई जांच की गई। तो वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से चोरी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि मेरे घर चोरी कब हुई ये मुझे आपसे पता लगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है और फेसबुक में वो तैर रहा है कि उनके घर से लाखों रुपए की चोरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया उस गरीब और जो कुक उनके यहाँ काम करता है उसके ऊपर आरोप लगाने का काम किया, यानी कि चोरी किसी ने की, जांच भी उसकी नहीं बिठाई, ना ही कुछ किया, और उसे मार के उसे पीट करके वहां से निकालने का काम किया। पर चोरी किसने करी इसका खुलासा
उन्होंने नहीं किया, पर एक गरीब के ऊपर इस तरह का अत्याचार करके अध्यक्ष जी ने दिखा दिया कि प्रशिक्षण की ज्यादा आवश्यकता शायद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को है। अनुशासन का पाठ पढ़ने की आवश्यकता सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष को और उन विधायकों को है जो इस प्रकार का कृत्य करने का काम करते। मैं बहुत आश्चर्य, मुझे तो सपने में 40 लाख कभी नहीं देखे, लेकिन मेरी बहन को 40 लाख रुपए दिखाई दे, मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से मेरा कद इन्होंने पूरे बढ़ा दिया। और ये चोरी का भी मुझे आपसे पता चल रहा है कि मेरे घर में कुछ चोरी हुई, शायद मेरी बहन ही रख के गई होगी और यही बहन उठा के ले गई होगी। और कौन नौकर मेरे यहाँ, तो जो लड़का काम करता है वो अभी भी किचन में काम कर रहा है, मैं बुला दूँ उसे और मारपीट करूंगा। जिसने अगर चोरी करी होगी उसको पुलिस में दूंगा, भाई मारपीट क्यों करूंगा? और 40 लाख जैसी एक बड़ी रकम घर में क्यों रखूंगा मैं? और तरसेम सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जो हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ है। उधम सिंह नगर में एनकाउंटर हुआ, पंजाब से गिरफ्तार कर आरोपी लाया जा रहा था। उधम सिंह नगर लाते वक्त हुआ कार हादसा। हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पंजाब से गिरफ्तार कर लाया जा रहा था आरोपी। उधम सिंह नगर लाते वक्त हादसा हुआ है। हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। और तरसेम सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर में घायल हुआ है हत्याकांड का आरोपी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानकमत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानकमत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे, और कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दें, पंजाब से लाया जा रहा था यह आरोपी, लेकिन उधम सिंह नगर लाते वक्त कार हादसा हो गया। हत्याकांड का आरोपी है जिसका एनकाउंटर हुआ है। तरसेम सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह आरोपी, जिसे लेकर पुलिस जा रही थी, लेकिन इसी बीच इसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो उधम सिंह नगर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परमजीत जुड़ गए हैं। परमजीत, अभी क्या खबर मिल रही है, क्या जानकारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई? परमजीत, आवाज पहुंच रही है? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से जानेंगे पूरा अपडेट। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, उधम सिंह नगर में पंजाब से गिरफ्तार करके आरोपी लाया जा रहा था, लेकिन एनकाउंटर में घायल हुआ है। और फिलहाल खबर देहरादून से है, जहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कुपोषण को खत्म करने और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई जाने के बावजूद हाल ही में चिंता जताने वाले आंकड़े सामने आए थे, जिसमें कहा गया था उत्तराखंड में 4 साल में कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। कुपोषित बच्चों की संख्या कम करने के लिए NHM की मिशन निदेशक स्वाति S भदौरिया ने कहा, स्वास्थ्य विभाग विटामिन मिनरल की दिशा में काम करता है। पोषण किट्स का वितरण ICDS विभाग के द्वारा टेक होम राशन देकर किया जाता है। प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनमें 2 रीजंस हो सकते हैं, एक तो पोषण की कमी और दूसरा किसी भी विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी। तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो मेनली विटामिन मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी पाई जाती है उस दिशा में कार्य करता है, और जो पोषण किट्स आदि का वितरण होता है वो ICDS विभाग के द्वारा टेक होम राशन आदि देकर वो उनके माध्यम से किया जाता है। इसलिए जो हमारी डेफिशिएंसी उसके लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी में, प्रत्येक स्कूल में हमारी RBSK की टीम्स जाती हैं, वो बच्चों को जाँच करती हैं, और अगर उनमें किसी भी प्रकार की आयरन की कमी है या कोई भी विटामिन A, B, C, D किसी की भी कमी होती है तो संबंधित को उनका सप्लीमेंट्स उपलब्ध कराते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग कुपोषण पे कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं।
और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन के भराड़ीसैंण में 2 दिवसीय छात्र संसद का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति और परंपरागत कृषि पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति एन.के. जोशी ने वर्चुअल माध्यम से किया। ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे पहाड़ी खाद्यान्न, कला एवं संस्कृति किस प्रकार से वर्ष 2047 के विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड में प्रमुख रूप से प्रभाव डालेंगे। और सीएम धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित नकोट गांव में, जबकि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी कांडा गांव में रात्रि चौपाल लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रही है। हिंदी खबर की टीम भी कांडा गांव में पहुंची। रात्रि चौपाल में सभी आला अधिकारी गांव में मौजूद दिखे। प्रदेश सरकार के निर्देश पर टिहरी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाई जा रही है। जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज हम पहुंचे यहाँ टिहरी जनपद के कांडा गांव में। कांडा गांव में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी जी पहुंच रखे हैं, जो जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी जो नकोट गाँव में पहुँच चुके हैं और वो भी जो है समस्या का समाधान करने पर लगे हुए हैं। तो ये एक सरकार की उपलब्धि है, सरकार का एक विजन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो है चौपाल लगाए। अधिकारी तो पूरे तरह से अलावा लश्कर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है काम कर रहा है, जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये सरकार के निर्देश का पालन जो लगातार जो हो रहा है उससे जनता को कितना राहत मिल पाती है। मैं जगह तो बाल हिंदी खबर टिहरी गढ़वाल। ये जो समस्याएं हैं लोगों की, ग्रामीणों की हैं, उनका निदान हो पाए, इसी क्रम में आज यहाँ पर कांडा गांव में ये रात्रि चौपाल आयोजित की गई है, जिसमें कि ग्रामीणों द्वारा मुख्यतः जो पानी की समस्या है उसके बारे में अवगत कराया गया। इससे संबंधित अधिकारियों को निदान के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ ग्रामीणों के जो है सर्वे नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए भी संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे और जो अन्य लोगों के द्वारा जो है समस्याएं रखी गई हैं उनका निदान किया गया है। मसूरी में बकाया बिल को लेकर बिजली विभाग और नगर पालिका की आपस में ठन गई है। बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइट्स का बिल भुगतान न किए जाने को लेकर मसूरी घंटाघर क्षेत्र में संचालित स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन ने कुंज भवन गेस्ट हाउस के हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने पर कुंज भवन गेस्ट हाउस और विद्युत सब स्टेशन पे मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने कहा कि बिजली विभाग ने पिछले कई सालों से अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया है और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं बिजली विभाग और नगर पालिका के तनातनी से जनता की परेशानी बढ़ गई है। समस्त बकायेदारों पर आपको वैसे अवगत करा नगर पालिका द्वारा 31 मार्च से पहले जितने भी हमारे बकायेदार हैं उन पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जितने भी बड़े बकायेदार हैं। तो बिजली विभाग जो है वो हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। लगभग इनकी सभी संपत्तियों पे टोटल पूर्व की सभी वर्षों का अगर हम जोड़ें संपत्ति का लगभग 24 करोड़ के आसपास है। तो जिसमें से कि इनका मात्र एक कुंज भवन जिसकी की टोटल डिमांड 2,05,000 रुपये है, हमने एक सिंबॉलिक उसके रूप में, क्योंकि बाकी हमें पता है कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो हम उनका जो गेस्ट हाउस है बस हमने उसको एक सीट किया कि भाई आप हमारे को हमारा बकाया जमा करा दें। अब उससे कैसे उनकी एसेंशियल सर्विसेज बाधित हुई तो उसके संबंध में मेरे को पता चला कि कुछ सबस्टेशन का इशू था, तो हमने उसको भी हटवा के जहाँ पर उनके 2 रूम्स हैं जो गेस्ट हाउस वाले रूम्स हैं, बस उस एक पूरे सराउंडिंग्स को हम सीट कर रहे हैं। कोई कहीं पर भी किसी एसेंशियल सर्विस कोई बाधित नहीं हो रही है, उनसे वार्ता भी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के निर्देशों के चलते उत्तराखंड के सभी जिलों में इस समय सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर डोईवाला के जौलीग्रांट के निकट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ड्रग एंड फूड विभाग और विजिलेंस की टीम के साथ मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। टीम द्वारा सुनिश्चित किया गया कि कहीं एक्सपायरी डेट की दवाइयां तो नहीं दी जा रही हैं, सही टेम्परेचर पर दवाइयां रखी भी जा रही हैं या नहीं, इन सभी बातों का निरीक्षण किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के निर्देशों के अधीन सभी जिलों में इस समय सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत ही आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एंड फूड इंस्पेक्टर और विजिलेंस की टीम के साथ
जॉइंट एक इंस्पेक्शन आज देहरादून में किया है और इसमें सबसे पहले हमने केंद्रीय औषधि भंडार का निरीक्षण किया, जहां पर सभी सरकारी दवाइयां वहीं से सप्लाई होती हैं। तो उन दवाओं का किस प्रकार से रखरखाव किया जा रहा है और जो भी हमें कमियां वहां पर मिली हैं उसके लिए हमने उचित दिशा निर्देश वहां पर दिए हैं। इसके अलावा हमने रेस कोर्स के कुछ मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया और इसके बाद फिर हमने इंटीरियर में हम लोग डोईवाला में भी गए और वहाँ के भी कुछ मेडिकल स्टोर्स का हमने निरीक्षण किया। और खबर लक्सर से है, जहां अवैध नशा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्सर के फतवा गांव में छापा मारकर एक मेडिकल स्टोर संचालक आलिशान अली निवासी एथल को भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के मेडिकल स्टोर से पुलिस ने कई नशीली टैबलेट और कैप्सूल बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के आकाशदीप कॉलोनी में सुबह 3 बजे नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। ज्वेलरी समेत लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार अब पुलिस से जल्द नकाबपोश बदमाशों को पकड़कर घटना के खुलासे की मांग कर रहा है। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से नकाबपोश बदमाशों की तलाश की जा रही है। सो रहे थे ना तो पता नहीं चल पाया ऐसा, लेकिन जब वो लेके चले, जब आँख खुली है फिर हाथापाई हुई बाहर आके। जैसे वो चले तो जैसा हाथापाई फिर ये हुई है, इसके बाद हाथापाई हुई है। जब देखा मैंने जाते हुए, फिर मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। मैंने कहा मम्मी आज तो लुट गए, हम चोर हैं। मैं कहा बाहर आ गए। मैंने कहा आदमी, मम्मी ने कहा कौन है उपलासी। जैसे हाथापाई हुई तो मैंने एकदम फिर गेट बंद करवाए क्योंकि हम डर गए थे। छिन्ना जब्ती करी, इसके साथ हाथ वो हो रहा, इसकी बराबर से हो रही, धक्का दिया मतलब इसे पीछे को। और हथियार में उन्होंने लगा रखे थे, हथियारबंद बदमाश थे। 3 से 4 लोग थे। मैं ऊपर से मैं दाखिल हुए मकान के बराबर से। 30 से 32 लाख रुपए का नुकसान है जी हमारा। 2 लाख रुपए कैश थे जो मैं भी 4-5 दिन पहले गांव से आया था, गन्ने का पेमेंट हुआ था तो मैं वहाँ से निकलवा कर घर वालों ने दिए थे, वो रखे थे। 17,000 रुपये एक रखे थे, वो मेरी बिटिया को मिले हुए थे। मेरी बिटिया हुई थी अभी 6 महीने पहले, उसको मिले थे। और मेरे जितना भी कैश था, गले की चैन थी मेरी, एक डायमंड की अंगूठी थी, और इनका जितना भी कैश था, मेरी पत्नी का और मेरी माताजी का, इनका जेवर था, सब ले गए। उनको मैंने निर्देश किया कि वो एफएसएल टीम बुला करके एक बार पूरा चेक कर लें, तो तहरीर के आधार पर आगे मुकदमा दर्ज होगा और कौन थे क्या थे वो सारी तहकीकात विवेचना वाला पार्ट है, उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ लाखों में बता रहे हैं उसका नंबर, वो कि लाखों की चोरी है।